चाहे नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, ये भी सवाल कई बार पूछ रखा है और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस बार क्लास 6 एमयू एंट्रेंस में आने के चांसेस है। अगर आप प्लांट के लिव्स की बात कर रहे हैं, प्लांट में अगर लिव्स में खाना बनता है तो आपके दिमाग में एक सवाल और भी क्रिएट होना चाहिए कि सर अगर खाना वहां बनता है तो क्या खाना पहुंचाने का काम लिव्स ही करता है? तो इसका जवाब है बेटा बिल्कुल नहीं। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जो लब के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। किसी एक्सिस के अबाउट ही घूमता है, मतलब ये उसका फिक्स एक्सिस है, उसके अराउंड ही घूमता है। हेलो बच्चों, क्या हालचाल? उम्मीद करते हैं एकदम से बहुत ही बेहतरीन होंगे। अगर आप क्लास 6 एमयू एंट्रेंस देना चाह रहे हैं 2026 के, तो आज साइंस के 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं जो काफी रेलेवेंट होने वाला है। और यहाँ पर अगर आप 50 क्वेश्चन अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो यकीन मानिए कि आप लगभग 10 से 12 क्वेश्चन सिर्फ आज के इस लेक्चर से आने वाला है। तो लेक्चर को आखिरी तक देखें और इस वीडियो का अच्छी तरीके से फायदा उठाए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपके फ्रेंड भी एमयू क्लास 6 का तैयारी कर रहे हैं तो अपने फ्रेंड के बीच में भी वीडियो को शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल यह है कि लैक ऑफ आयरन, मतलब आयरन की कमी से क्या होता है? तो एनीमिया होता है। लेकिन कभी कभी सवाल में इस तरीके का भी देता है कि आपको एनीमिया की कमी से क्या होता है। कभी कभी क्या होगा कि आयरन तो है, आयरन की कमी से एनीमिया होता है, लेकिन कभी कभी इस पोजीशन पे आपको हीमोग्लोबिन भी दे देता है। कभी इस पोजीशन पे आपको हीमोग्लोबिन दे देगा तो उसके कमी से क्या होगा? तो इसके कमी से भी एनीमिया होगा। तो यहाँ पे दो तरह का सवाल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि आयरन की कमी से एनीमिया होगा और हीमोग्लोबिन की कमी से भी क्या होगा? एनीमिया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ रखा है ये प्रीवियस क्वेश्चन में। अगला सवाल में आते हैं, एक आता है इवापोरेशन। इवापोरेशन अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इवापोरेशन क्या होता है? जब कोई भी लिक्विड वेपर में चेंज होता है, कोई भी लिक्विड चीज जब वेपर में चेंज होता है उसको इवापोरेशन बोलते हैं। इवापोरेशन बहुत बार पिछले इसमें क्वेश्चन में आया हुआ है। और इवापोरेशन क्या होगा? चेंज इन लिक्विड, चेंज लिक्विड इनटू वेपर। लेकिन इसी के जस्ट उल्टा एक कंडेंसेशन भी आता है। कंडेंसेशन क्या होगा? कंडेंसेशन क्या होगा? इसका जस्ट ऑपोजिट होगा। मगर ये क्या होगा? इसमें वेपर चेंज इनटू लिक्विड। इसका एक पूरा वाइस वर्सा होगा, सीधे एक दूसरे को चेंज हो जाएगा। यही क्या होगा? कंडेंसेशन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में जैसे कि कंपोजिशन ऑफ एयर में आपने देखा होगा कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो कंपोजिशन ऑफ एयर में सबसे मोस्ट एबंडेंट अगर कोई गैस होगा तो वो मोस्ट एबंडेंट गैस हमारा नाइट्रोजन होता है। कौन सा गैस होता है? N2 होता है। N2 कितना होगा? 78%। ऑक्सीजन के बारे में अगर हम बात करेंगे 21%। CO2 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 0.03। तो ये कंपोजिशन ऑफ एयर जो है, चाहे नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, ये भी सवाल कई बार पूछ रखा है और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस बार क्लास 6 एमयू एंट्रेंस में आने के चांसेस है। अब अगला एक सवाल ये भी है सेपरेशन से लेकर, जैसे इवापोरेशन और कंडेंसेशन, बेसिकली ये मेथड ऑफ सेपरेशन ही है। तो इसमें एक सेपरेशन मेथड सिविंग भी आता है। सिविंग मतलब चुनना। बेसिकली हम लोग जब उसको किसी चीज से ये करते हैं, मान के चलो कोई चीज जब मिक्स हो जाता है, देहाती में उसको हम लोग चालनी बोलते हैं। चालनी से जब हटाते हैं तो क्या होता है? जब गेहूं होता है, मान के चलो गेहूं का आटा है और चीनी है, तो दोनों को अगर एक साथ मिक्स हो गया, लेकिन उसको हमको अगर दोनों को अलग करना है तो हम लोग किस तरीके से अलग करेंगे? तो हम लोग कौन से मेथड से अलग करेंगे? वहां पे मेथड पूछता है। तो मेथड क्या होगा यहाँ पे? सेविंग। सिविंग ये वाला मेथड से क्या करते हैं हम? जो हमारा आटा और चीनी अगर एक साथ मिक्स हो जाए तो उसको हम लोग एक दूसरे को अलग करने का काम करते हैं। किस मेथड से करेंगे? तो सेविंग मेथड से। अब अगला सवाल आता है,
मोशन को लेकर, रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, देखिए आप वर्ड से ही समझ सकते हैं। रेक्टी, ये रेक्टी को छोड़ दीजिए, आप लीनियर देखिए, लीनियर क्या होगा, जो एक स्ट्रेट पाथ पे चलेगा। स्ट्रेट पाथ पे जो चीज चल रहा है, इसका मतलब क्या है, वो रेक्टिलिनियर मोशन है। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होगा, स्ट्रेट पाथ पे हमेशा चलेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर। और ये होगा सर्कुलर। सर्कुलर क्या होगा, जो एक सर्कल पे मूव कर रहा होगा। एक सर्कल पे जिस तरीके से झूला को आपने देखा होगा मूव करते हुए, कि एक ही पॉइंट से फिर उस पॉइंट पे आता है, फिर उस पॉइंट से लगातार उसमें क्या होता है, अपना रोटेशन को, अपना जो ये एरिया, अपना जो पोजीशन है वो चेंज करते रहता है। तो वो किसमें होता है, सर्कुलर मोशन में। लेकिन एक मोशन और होता है, रोटेशनल। रोटेशनल क्या होता है, ये भी एक सर्कुलर है, लेकिन रोटेशनल और सर्कुलर में फर्क ये है कि रोटेशनल किसी एक्सिस के अबाउट घूमता है। जैसे आपने लट्टू देखा होगा, किसी एक्सिस के अबाउट ही घूमता है, मतलब ये उसका फिक्स एक्सिस है, उसके अराउंड ही घूमता है। लेकिन सर्कुलर में क्या है कि ये पूरा पूरा अराउंड घूमता है, कि इस पॉइंट से शुरू हुआ था, इस पॉइंट से घूम रहा है, वहां पे कोई एक्सिस नहीं है। लेकिन रोटेशनल में एक फिक्स एक्सिस के अराउंड ही घूमता है। तो ये क्या है, जो फिक्स एक्सिस पे घूमेगा वो क्या होगा, रोटेशनल मोशन। अब एक अगला सवाल इंपॉर्टेंट, कि ब्रेन में जो होता है, ब्रेन का अलग अलग पार्ट है, लेकिन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट, जाओ यहाँ रह के चिल्लाओगे नहीं, जल जाओ, इसलिए मैंने मना कर दिया था, लेक्चर खराब हो जाएगा। जाओ जाओ। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन का जो होता है ये अलग अलग पार्ट होता है, लेकिन सबसे बड़ा ब्रेन का पार्ट कौन सा होता है, सेरिबरम होता है। एक एक पार्ट सेरिबलम भी है, एक बरम भी है, लेकिन दोनों में लार्जेस्ट कौन है, सेरिबरम, CELEBRUM, सेरिबरम। अगला सवाल फिर से इसी से रिलेटेड है, कंट्रोल कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। कौन करता है, मेडुला। अगर आप कंट्रोल कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी की बात करेंगे, जैसे हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के रिएक्शंस होते हैं। जैसे अगर हमारे बॉडी में कॉम्प्लेक्स कौन कौन सा चीज हो रहा है, हार्ट बीट जो हो रहा है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स टाइप का हो रहा है। हमारे बॉडी में सेल का रिएक्शन वो कॉम्प्लेक्स हो रहा है। तो इसको कंट्रोल करने वाला कौन है, तो इसको कंट्रोल करेगा हमारा ब्रेन का वो पार्ट जिसका नाम है मेडुला। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये सिंपल इस तरीके से पूछ देगा कि कंट्रोल द कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, तो हमको ऑप्शन में मेडुला लिखना है। फिर अगला सवाल इसी से रिलेटेड है कि रिस्पॉन्सिबल ऑफ लव। अगर हम लोगों को लव का ये होता है, किसी को अगर फीलिंग आ रहा है लव का, तो उसके लिए हमारे माइंड में कौन ऐसा पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हमारे ब्रेन के वो पार्ट लव के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा पार्ट है, वो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जो लव के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी बहुत ज्यादा चांसेस है आने का। क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर
क्या है हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस क्या है कि लव के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगला अगला सवाल ये आता है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है नर्वस सिस्टम का? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। आंसर क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है? स्ट्रक्चरल और क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। लेकिन एक कंफ्यूजन वाला और भी यहाँ पे पूछ सकता है, अगर पूछेगा कि किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है, तो क्या बोलना है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन और न्यूरॉन एक दूसरे का लगभग सेम देखने को मिलता है, लेकिन इसमें फर्क यहाँ पे बहुत ज्यादा है। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, इसको कंफ्यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन दे देता है, और यहाँ पे नर्वस पूछता है तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो न्यूरॉन की जगह नेफ्रॉन में मार देते हैं। तो आप इस चीज का अच्छे से ख्याल रखें। फिर अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फूड पाइप एंड विंड पाइप। फूड पाइप को क्या बोलते हैं, विंड पाइप को क्या बोलते हैं? फूड पाइप का अदर नाम क्या है? इसोफेगस है। क्या है? इसोफेगस। और विंड पाइप का क्या है? ट्रेकिया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, काफी ज्यादा चांसेस है कि एएमयू 2026 में आ सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अगर आप टीथ के बारे में बात करते हैं कि ह्यूमन टीथ की अगर आप बात करते हैं तो क्या होता है? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो ये क्या होता है? इसका ट्रिक ये है 8 4 8 12, मतलब नंबर ऑफ इंसीजर 8 है, नंबर ऑफ कैनाइंस 4 है, नंबर ऑफ प्रीमोलर 8 है, नंबर ऑफ मोलर्स 12 है। तो इसका नंबर याद रखने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 8 4 8 12, 8 4 8 12, मतलब बीच में फिर से 8, ऊपर 8, फिर 4, फिर 8, फिर 12। अगला सवाल, वेट ऑफ हार्ट। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि हार्ट का वजन कितना होता है। तो हार्ट का वजन होता है कितना? 300 ग्राम या फिर 0.3 kg। कभी कभी आप यूनिट पे ध्यान देंगे, कभी कभी आपको क्या रहेगा कि ये वाला भी रहेगा, ये वाला भी रहेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यूनिट चेक कर लेना है। बेसिकली ये भी वही है, ये 0.3 kg का रहा है, यानी 300 ग्राम ही है। और 300 ग्राम अगर सीधे नंबर में लिख दे रहा है, इसका मतलब वो भी क्या है? 300 ग्राम के बारे में ही कह रहा है। अगर हम ब्रेन की बात करेंगे, वेट ऑफ ब्रेन 1.3 kg से 1.4 kg तक, यानी 1300 ग्राम से 1400 ग्राम तक। तो ये क्या होता है? ब्रेन का वजन। फिर से आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से एक इंपॉर्टेंट सवाल, फाइब्रस रूट और टैप रूट। देखो, फाइब्रस रूट और टैप रूट्स का एक कॉन्सेप्ट समझो। मान के चलो ये सोयल है, ये ऊपर वाला पार्ट है, ये सूट है, ये रूट वाला है। तो जब क्या होगा कि एक ऐसे ब्रांच से बहुत सारा इस तरीके से
अगर ये निकलता हुआ इस तरीके से अगर हमको रूट निकलता हुआ दिखेगा, इसका मतलब ये कौन सा रूट है, फाइब्रस है। लेकिन अगर यही दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे कि ये सोयल है, इसके नीचे से एक ऐसे लंबा रूट है और हल्का हल्का सा ही उसमें हमको अगर ये ब्रांचेस देखने को मिलता है, इसका मतलब हम इसको क्या कहेंगे, ये टेप रूट है। तो आप प्रैक्टिकली अगर कोई भी प्लांट्स को देखते हैं और उसको अगर उखाड़ते हैं, तो आपको ये चीज भी आपको समझ में आ जाता है कि कौन सा फाइब्रस है और कौन सा टेप है। तो आप इसका अगर लॉजिक वाइज एग्जांपल देखेंगे, तो आपने कभी ग्रास का जो ये है छोटा सा प्लांट है, उसको जब उखाड़ते हैं तो उसका जो रूट होता है वो बहुत ज्यादा, उसमें क्या होता है, ब्रांचेस आने लगता है रूट्स में। तो इसका मतलब क्या है कि वो फाइब्रस है। लेकिन आप जब कोई अदर प्लांट को, जैसे आप अगर आम का पेड़ को अगर ये करते हैं, उखाड़ते हैं, तो उसके जब आप मेन रूट में देखेंगे उसमें ज्यादा ब्रांचेस नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि वो टैप रूट का एग्जाम्पल है। तो आपको ध्यान रखना, एग्जाम्पल याद कर लेना है कि फाइब्रस रूट और टैप रूट का एग्जाम्पल क्या क्या है। भाई चल रहा है ना। अगला सवाल, किचन ऑफ द प्लांट कॉल्ड लीव्स। किचन मतलब किचन ऑफ द प्लांट करने का मतलब क्या है कि प्लांट के सभी पार्ट्स में कोई पार्टिकुलर वो जगह होता है जहां पे क्या बनता है, खाना बनता है। और उस जगह पे खाना बन के प्लांट के सभी पार्ट्स तक पहुंचता है। इसका मतलब क्या है कि प्लांट में कहाँ पे खाना बन रहा है, लिप्स में बन रहा है। अगर आप प्लांट के लिप्स की बात कर रहे हैं, प्लांट में अगर लिप्स में खाना बनता है, तो आपके दिमाग में एक सवाल और भी क्रिएट होना चाहिए कि सर, अगर खाना वहां बनता है तो क्या खाना पहुंचाने का काम लिप्स ही करता है? तो इसका जवाब है बेटा, बिल्कुल नहीं। कौन करेगा? तो खाना पहुंचाने का काम वो नहीं करेगा। खाना कौन पहुंचाएगा? खाना अगर लिप्स बना रहा होता है तो खाना कौन पहुंचाएगा? जाइलम और फ्लोएम। और जाइलम और फ्लोएम को हम लोग जानते हैं कि जाइलम का काम क्या है? जाइलम फूड ट्रांसपोर्ट करता है। और ये वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स कौन, जाइलम क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करता है। और फ्लोएम कौन सा फूड ट्रांसपोर्ट करता है? जो लीव्स में बनता है। एक्चुअली किसी खास पोजीशन पे वो फूड बन रहा होता है, लेकिन प्लांट के सभी पार्ट्स को खाने की जरूरत है ताकि वो प्लांट अच्छी तरीके से फिर से वो जी सके। क्योंकि हर एक बॉडी पार्ट, जैसे ह्यूमन में हर एक सेल तक एनर्जी पहुंचने की जरूरत है, उसी तरह प्लांट में भी जितने छोटे छोटे मोलिकुलर लेवल पे सेल्स है, तो वहां पे भी एनर्जी पहुंचने की जरूरत है। तो अगर ये ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा फ्लोएम, तो फिर अल्टीमेटली प्लांट की डेथ हो जाएगी, प्लांट मर जाएगी। अगला सवाल ये है कि कभी कभी पूछ लेता है, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस क्या है? मतलब रॉ मटेरियल क्या रहा है, इसका मतलब रॉ मतलब हमको ध्यान में क्या आ रहा है सर कि कच्चे की बात कर रहा होगा। जी हाँ, बिल्कुल कच्चे की बात कर रहा है। लेकिन कच्चा इन द सेंस वो वाला नहीं कि हम लोग खाने से पहले जब कच्चा कुछ लेते हैं वो कच्चा। रॉ मटेरियल वो इसलिए कह रहा है क्योंकि फोटोसिंथेसिस में एक रिएक्शन होता है जिसमें CO2 प्लस H2O अपॉन सनलाइट, सनलाइट अपॉन क्लोरोफिल इक्वल टू C6H12O6 प्लस O2। तो ये क्या रॉ मटेरियल अगर कर रहा है तो ये बात कर रहा होगा रिएक्टेंट की बात। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो अगर रिएक्टेंट की बात कर रहा होगा, इसका मतलब अगर कभी भी रॉ मटेरियल हमको पूछे तो उस रिएक्शन के बारे में हमको रिएक्टेंट वाली चीज पूछ रहा है कि रिएक्टेंट में किस किस का जरूरत होता है। तो रिएक्टेंट में कभी कभी हो सकता है कि ये दोनों ऑप्शन रहे, तो बोथ ए एंड बी मानना है,
या फिर इसमें एक भी रह सकता है, चाहे H2O रहेगा या CO2 रहेगा। तो हमको रो मटेरियल अगर फोटोसिंथेसिस पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, CO2 या H2O के बारे में सोचेंगे। अगला सवाल सीड से है कि एक सीड का जो पार्ट होता है कोटिलेडोन, कोटिलेडोन का जो फंक्शन है वो क्या होता है? कोटिलेडोन का फंक्शन क्या होता है? कोटिलेडोन एक पार्ट है सीड्स का जिसका फंक्शन होता है स्टोर फूड, मतलब वो फूड को स्टोर करके रखता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कोटिलेडोन का फंक्शन क्या है? स्टोर फूड, फूड को स्टोर करके रखता है। अगला एक इंपॉर्टेंट सवाल है, पैथोजिन। पैथोजन क्या होता है? डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजुआ, वायरस। तो क्या होता है? पैथोजन क्या होता है? जो डिजीज काउज करता है, मतलब जिससे हम लोगों को क्या होता है, बीमारी होता है। मान के चलो कि बैक्टीरियल डिजीज कोई सा है, कोई फंगल डिजीज होता है, कोई प्रोटोजुआ डिजीज होता है, कोई वायरस होता है। जैसे अगर आप बैक्टीरियल डिजीज की बात करते हैं तो बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सा है? तो हम सबसे ज्यादा फेमस बैक्टीरियल डिजीज अगर कोई है तो वो टाइफाइड है, कोलेरा है, माइक्रो ये है, टीबी है। तो ये क्या है? ये बैक्टीरियल डिजीज, ये बैक्टीरिया से फैलता है। अगर आप फंगल डिजीज की बात करते हैं, फंगल डिजीज में क्या है? एक डिजीज बहुत कॉमन है फंगल में, जो रिंग वार्म है, मतलब जिससे दर्द वो खुजली होता है, तो वो रिंग वार्म फंगल डिजीज के नाम से आता है। प्रोटोजुआ एक बहुत फेमस डिजीज है। प्रोटोजुआ का अगर वो प्रोटोजुआ किससे, कौन सा इससे होता है प्रोटोजुआ से? तो ये होता है मलेरिया। मलेरिया जो बुखार होता है तो ये कौन सी से होता है, कौन सा पैथोजन से? तो प्रोटोजुआ से होता है। और मलेरिया कौन सा, अगर प्रोटोजुआ बोलेगा तो आपको प्लाज्मोडियम लिखना है। उसी तरीके से वायरस के बारे में आपने सुन रखा होगा, बहुत सारा वायरस है, आपका इन्फ्लुएंजा है, अब वायरस में पोलियो है, और इस तरीके से बहुत सारा डिजीज है जो आपको बेसिकली याद रखने पड़ते हैं और एग्जाम में पूछ लेते हैं। आप 8-10 ऐसे नाम याद रख सकते हैं जो जितने भी पैथोजन है, अब 8-10 नाम अगर याद रख लेते हैं तो उसके बाद इसी तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेचुरल क्लाइमेट में 2 सवाल इंपॉर्टेंट है, एक एक्सेसिव रेन, एक्सेसिव रेन और मिनिमम रेन। एक्सेसिव रेन से क्या होगा? फ्लड, और मिनिमम रेन से ड्राउट, सूखा पड़ जाता है। तो ये भी सवाल, ये सब सवाल प्रीवियस ईयर में आ रखा है, एमयू क्लास 6 के, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल ये है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि कभी भी कोई चीज अगर ऐसे हम छोड़ते हैं तो वो नीचे की तरफ आता है। तो क्यों आ रहा है? ड्यू टू ग्रेविटी। इसको कहीं ना कहीं नीचे से फोर्स लग रहा होता है। सर लॉजिक वाइज आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि हम कोई भी चीज जब ऐसे छोड़ते हैं तो ये नीचे ही क्यों आता है, ये ऊपर क्यों नहीं जाता है? अगर हम यहाँ से छोड़ रहे हैं तो ऊपर भी तो जाना चाहिए, लेकिन नीचे ही क्यों जा रहा है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि धरती माँ हमें अपनी तरफ खींचती है कि आओ बेटा, आओ मेरे तरफ, मैं तुम्हें प्यार करूंगा। तो क्यों?
ग्रेविटी, कोई भी चीज नीचे क्यों आता है? ड्यू टू ग्रेविटी। ये भी सवाल क्या है, पूछ रखा है। अब फुल फॉर्म पे भी कभी कभी सवाल आ जाता है, जैसे सीएनजी और एलपीजी। सीएनजी क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। देखो ये क्या है? कंप्रेस नेचुरल, इस पे घुसना नहीं है, बस इसका ध्यान में ये रखना है। कभी कभी कंप्रेस लिखेगा लेकिन इसका स्पेलिंग में थोड़ा सा उलटफेर करके कंफ्यूज करता है। तो ये क्या है? कंप्रेस नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। एलपीजी ये कौन सा है? ये हम लोग जो गैस सिलेंडर जलाते हैं वही वाला है, ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब एक सवाल इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है? पहले सॉल्वेंट को समझो। देखो एक होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन शरबत आपने सुन रखा होगा, अभी अभी रमजान चल रहा है और शरबत काफी चल रहा है। तो शरबत क्या होता है? जैसे शरबत को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन दो चीज से मिलके बना होता है, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। ये दोनों चीज मिलके बन गया। सॉल्वेंट क्या होता है? जो ज्यादा मात्रा में होता है। सोल्यूट क्या है? जो कम मात्रा में होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल, एक गिलास अगर हम लोग को शरबत बनाना है तो क्या एक गिलास पानी और एक गिलास चीनी लेंगे? तो बिल्कुल नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर एक गिलास हम लोग को शरबत बनाना होता है तो इसमें लगभग हल्का सा हम लोग चीनी मिलाएंगे, एक चुटकी भर, मान के चलो कि 2-4 ग्राम, और एक गिलास पानी। पानी लगभग कितना होगा? 250 ml समझो अप्रोक्सीमेट। तो उस तरीके का क्या होता है, हम लोग जब ये करते हैं तो लार्ज जो भी क्वांटिटी में हम लोग लेंगे वो सॉल्वेंट होगा, और जो कम मात्रा में लेंगे वो सोल्यूट होगा। सोल्यूट यहाँ पे हमारा शुगर भी हो सकता है, सोल्ट भी हो सकता है, और छोटा मात्रा में हम जो भी चीज इसको दवाई को भी कभी कभी मिक्स करते हैं पानी में, तो वो भी एक तरह का ये हो जाता है। तो क्या है? वो सोल्यूट है। तो सवाल ये पूछता है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है? तो इसका आंसर वाटर। वाटर क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि वाटर ही ऐसा चीज है कि जिसमें बहुत सारे सोल्यूट जो है इसमें मिक्स किया जाता है। तो ऐसे हालांकि सॉल्वेंट की अगर आप बात करेंगे, बहुत सारा ऐसे भी सॉल्वेंट है, लेकिन वो यूनिवर्सल नहीं है। लेकिन वो इतना बड़ा लेवल में काम नहीं कर पाता है जितना बड़ा लेवल में वाटर काम कर रहा होता है। इसलिए इसको यूनिवर्स बोला जाता है। मतलब पूरे ब्रह्मांड में अपने आप को ये करके रखता है, पूरे ब्रह्मांड में काम देता है। इसलिए वाटर को यूनिवर्सल क्या बोला जाता है? सॉल्वेंट। अब एक सवाल मेटर वाला पार्ट से पूछता है कि कोई भी जो मेटर होता है, मेटर क्या होता है? मेटर का डिफिनेशन वैसे कम पूछता है, लेकिन मेटर किस चीज से बना होता है तो ये पूछता है। मेटर मेड अप ऑफ एटम्स। मेटर किससे बना होता है? एटम से। अब अगर आप बॉइलिंग पॉइंट, अब अगर आप बॉइलिंग, फ्रीजिंग, और एक टर्म आता है आपका मेल्टिंग, ऐसे पॉइंट की अगर आप बात करेंगे तो एक कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको ऐसे पोजीशन पे कभी भी कोई भी आपको जो एग्जाम नहीं है कंफ्यूज नहीं कर सकता। अगर आप 6 MU दे रहे हैं या फिर 9 MU देंगे या फिर 11 देंगे, आगे आप नीट जेई इसके लिए तैयारी करेंगे तो आपको किसी तरीके से भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से सुनिए। देखिए क्या होता है कि फ्रीजिंग, बॉइलिंग और मेल्टिंग क्या है। देखिए फ्रीजिंग क्या होता है? कोई भी चीज जब 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएगा, मतलब 0 डिग्री, -1, -2, -3, -4, इसी तरीके से क्या है, 0 से वो पीछे जाएगा। इसका मतलब क्या कर रहा है? वो फ्रीजिंग हो रहा है। वो चीज पानी क्या हो रहा है? फ्रीजिंग हो रहा है, फ्रीजिंग अवस्था में है। इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। मतलब 0 डिग्री में क्या होता है? आइस बनता है, बर्फ बनता है। -1 में भी बर्फ आएगा, -2, -3, -4, -5, -10, -50, -100, ये सब क्या है? हमारा
फ्रीजिंग पॉइंट पे रहता है, ये हमारा फ्रीजिंग अवस्था में रहेगा। लेकिन हम लोग अगर 1 डिग्री मतलब 0 से अगर 1 हो गया तो वो क्या हो गया कि बर्फ से पानी बनना शुरू हो जाएगा। तब वो क्या होगा, वहां पे बॉइलिंग हो रहा है, इसका मतलब बॉइलिंग नहीं, वो क्या हो रहा होता है, मेल्टिंग होता है। मतलब मान के चलो कि कोई भी बर्फ है, उसको तुम फ्रीज से निकाले, धीरे धीरे क्या होता है, वो पिघलना शुरू होता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, वो मेल्ट हो रहा है, बेसिकली वो मेल्टिंग हो रहा है। मेल्टिंग होने के लिए हम उसको हीट नहीं दे रहे हैं, हीट हम लोगों को जरूरत इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि रूम टेम्परेचर होता है। रूम टेम्परेचर आपने सुन रखा होगा, अगर नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए। रूम टेम्परेचर इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर का मतलब ये नहीं कि अगर हम इस रूम में पढ़ा रहे हैं तो इस रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री है, जी बिल्कुल नहीं। रूम टेम्परेचर का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस बहुत अच्छा मतलब डिग्री है। 25 डिग्री सेल्सियस मतलब आपने ऑब्जर्व किया होगा गर्मी के दिनों में अच्छा खासा ये इसमें गर्मी लगता है। तो 25 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, जब हम बर्फ को निकालते हैं और अगर हम सिंपली ऐसे रख देंगे कहीं पे तो वो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू होता है। तो क्या हो रहा है, बेसिकली मेल्टिंग हो रहा है। और एक टर्म आता है बॉइलिंग। बॉइलिंग में कब होगा कि जब हम कभी भी चाय बनाते हैं या फिर चावल बनाने के लिए पानी उबालते हैं तो उस समय बॉइलिंग होता है। बॉइलिंग में क्या होता है कि जैसे धीरे धीरे हम लोग गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद वो भाप उड़ने लगता है। तो क्या होता है कि वो एक मैक्सिमम टेम्परेचर यानी 100 तक ये क्या होता है, वो पानी गर्म पानी में रहता है। लेकिन क्या होगा कि जैसे वो 100 टेम्परेचर पार होगा तो वो पानी से भाप बनना शुरू हो जाएगा। उसी प्रोसेस को हम लोग इवापोरेशन कर रहे थे। तो हम लोग क्या होता है कि जब भी हम लोग खाना बनाते हैं तो पानी जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, वहां पे हीट करने के बाद अगर पानी खूब ज्यादा हीट हो जाता है तो उससे भाप निकलता है। और भाप अगर हम लोग उस पर कुछ ढक के रखते हैं तो उसमें थोड़ा सा हम लोग को बूंद बूंद क्या आने लगता है, पानी टाइप का दिखता है। तो वो क्या होता है, बेसिकली भाप बनने के बाद फिर से वो लिक्विड फॉर्म में चल जाता है। उसी चीज को मैंने स्टार्टिंग में क्या समझाया था, कंडेंसेशन हो रहा होता है। जब वेपर क्या होता है फिर से लिक्विड में चेंज हो रहा होता है तो उस समय कंडेंसेशन होता है। तो यही हमारा फ्रीजिंग था, बॉइलिंग था, मेल्टिंग था। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे से ध्यान देके सुना होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आखिरी 2 सवाल है सिर्फ। एक सवाल ये है कि लाइट ट्रेवल, लाइट जो है आपका ट्रेवल कैसे करता है। तो लाइट यहाँ पे ऑप्शन देता है कि क्या जिगजैग मोशन में करता है या स्ट्रेट लाइन करता है या फिर ऐसे ऐसे करता है या फिर अलग अलग तरीके से करता है। तो इसका जवाब है स्ट्रेट करेगा। किस तरीके से करेगा, स्ट्रेट लाइन। लाइट क्या करता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन ये होगा। कभी भी लाइट जैसे मान के चलो कि हम यहाँ पे टॉर्च जला रहे हैं तो ये हमेशा स्ट्रेट ही लाइन ये करेगा। कभी भी क्या होगा, ये जिगजैग मोशन पे यानी ऊपर नीचे इस तरीके से अपना क्या होगा रास्ता नहीं बनाएगा, हमेशा स्ट्रेट बनाएगा। और एक सवाल कभी कभी ये पूछ देता है कि H2O ये जो वाटर है इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इसमें पूछ देगा। तो उसमें हमको काउंट कैसे करना है कि हम जो एलिमेंट हमको दिख रहा है उसके आसपास कोई नंबर अगर लगा हुआ है तो हम नंबर काउंट कर लेंगे। हाइड्रोजन के आसपास में 2 लगा हुआ है, ऑक्सीजन के आसपास में कुछ नहीं लगा हुआ है, जिसके आसपास में कुछ नहीं लगा हुआ है इसका मतलब वो 1 है। तो हाइड्रोजन के पास 2 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन के पास 1 है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम पूछा, इसका मतलब ये 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे कभी कभी अगर पूछेगा कि हाइड्रोजन का बोलो और ऑक्सीजन का बोलो तो हाइड्रोजन का कितना है, 2 है और ऑक्सीजन का 1 है। तो इस तरीके से सवाल पूछ सकता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते किसी नई एपिसोड के साथ। जय हिंद।